गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस जो अभी तक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सिलेबस हमने कवर किया है, उसमें हमने डिस्कशन किया है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने निकाल लिया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने निकाल लिया था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल लिया था, तो उसका डिस्कशन कर लिया था। लेकिन अब बात आती है, अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की। अब जब हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल लिया था, हमने जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उसके लिए एनर्जी भी निकाल ली थी कि किस तरह से एनर्जी स्टेट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें इस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी। कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको एक्सप्लेन करने, उन स्टैटिस्टिकल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से फिनोमिना, जैसे कि हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस की हम बात करें तो उसके ऊपर आप क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो कंडक्टर के सरफेस से बाहर मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्या हो गया, कंडक्टर के सरफेस तक वो बाउंड हैं, एक लिमिट्स के अंदर वो क्या कर सकते हैं, कहीं भी पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक गैसियस सिस्टम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करी थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि गैस, हमने क्या किया था, एक चैम्बर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए थे। अब वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं, वो विद इन दी चैम्बर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो उसी मूवमेंट के उसी डायनेमिक नेचर के कारण हमने क्या देखा था कि वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ में डिफरेंट पार्टिकल्स रह सकते हैं, डिफरेंट मोमेंटम्स हो सकती हैं डिफरेंट पार्टिकल्स की, और उसी के बेसिस पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फेस पे, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, एक सरफेस के ऊपर वो बाउंड है, लेकिन विद इन द सरफेस वो क्या कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये केस भी कैसा ही बन गया, जैसे एक चैम्बर के अंदर गैस थी, तो अगर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को अप्लाई करके एक चैम्बर के अंदर गैस के एनर्जी लेवल्स को, उस एनर्जी सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं, तो ये भी हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सिस्टम, अब जो ये सिस्टम बन गया ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ये गैसी टाइप का हो गया कि एक चैम्बर हो गया, चैम्बर की जगह यहाँ क्या हो गया, उसका आपका मेटल का सरफेस हो गया, और उस सरफेस के ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता था, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहीं भी मूव कर सकते थे। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये भी क्या बन गई, एक गैसियस टाइप का सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गैस बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन गैस को हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इसके एनर्जी लेवल्स का डिस्कशन नहीं कर सकते, इसको पूरी तरह एक्सप्लेन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी थी उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कम्प्लीटली नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है उसकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, तो ब्लैक बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर क्या हो जाता है, हीट की रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं, है ना। जब तक आप उस ब्लैक बॉडी के अंदर कोई बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता उसको प्रोवाइड नहीं करवाओगे, वो रेडिएशंस उस ब्लैक बॉडी के अंदर ही क्या करती रहेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करती रहेंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किससे मिलके बनती हैं, आपके फोटॉन्स से मिलके बनती हैं। तो क्या हो गया, फोटॉन्स वहाँ पे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स का काम करेंगे, तो डिफरेंट फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, चैम्बर के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, बार बार जाके उस ब्लैक बॉडी की दीवारों से टकरा रहे हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, एक फोटोन दूसरे फोटोन के साथ भी टकरा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी
स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड में यहाँ पर अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस ये भी क्या बन गया, एक तरह का एक गैसियस टाइप का सिस्टम ही बन गया। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस हमने वो लिया, नॉर्मल गैस, कोई भी गैस का हमने डिस्कशन किया, ये भी उसी तरह का सिस्टम बन गया। तो इसको भी जब हम उन दो सिस्टम्स को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इस तरह का सिस्टम को भी हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को जब आप इस तरह के सिस्टम के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि आप इस फिनोमिना को भी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद और कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे वाइट ड्वार्फ स्टार है आपके पास, उसको भी आप क्या कर सकते हो, जो थ्योरीज हमारे हम डिस्कस करते हैं वाइट ड्वार्फ स्टार के लिए या फिर चंद्रशेखर मास लिमिट के लिए, उनको भी हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जबकि ये दोनों सिस्टम भी आपके स्टैटिस्टिकल सिस्टम हैं। इन दोनों सिस्टम वाइट ड्वार्फ स्टार और चंद्रशेखर मास लिमिट को भी आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की तरह ही की हेल्प से एक्सप्लेन तो कर सकते हो, लेकिन जब उसके ऊपर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस तरह के जिन फिनोमिनाज को हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के भी फर्दर आपके क्या हैं, दो पार्ट्स हैं। ये हम पहले जब पिछला चैप्टर हम कर रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, तो उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल डिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स होंगे। दूसरा क्या होता था कि जो हम क्या करते थे, फेस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते थे, उन कंपार्टमेंट्स को फर्दर किस में डिवाइड करते थे, एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड करते थे। तो जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो एलिमेंट्री सेल्स होंगे, उन एलिमेंट्री सेल्स का साइज की कोई लिमिट नहीं है, वो छोटे से छोटे हो सकते हैं और बड़े से बड़े हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री सेल का साइज इतना छोटा भी हो सकता है कि वो जीरो को अप्रोच करे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ पे पार्टिकल आपके डिस्टिंग्विजेबल नहीं होते। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विजेबल होते हैं। उन पार्टिकल्स में आप डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा जो लिमिट थी आपकी एलिमेंट्री सेल के साइज की, वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, कि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को सेम टाइम पे एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो क्या होती है, ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डी पी एक्स इंटू डी एक्स डेल पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच के इक्वल होता था, है ना। और जब हमने इसको देखा था कि एलिमेंट, पहले जब डिस्कशन किया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्री सेल का साइज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए वो किसके इक्वल निकल के आया था, एच क्यूब के इक्वल निकल के आया था। तो एच क्यूब से छोटा आपके एलिमेंट्री सेल का साइज नहीं हो सकता इन केस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और जब बात करेंगे आप, जैसे ऑक्यूपेशन इंडेक्स पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स पे हम लोग आ जाते हैं कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होता है, NI/GI होता है। हमने डिस्कशन किया था पिछले चैप्टर में भी। NI/GI का मतलब, NI क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और GI का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन ए कंपार्टमेंट। अगर हम ith कंपार्टमेंट की, अब I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, I की वैल्यू 1 भी हो सकती है, I की वैल्यू 2 भी हो सकती है, I की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि ith कंपार्टमेंट की, ith का मतलब क्या हो गया,
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो Ni किसको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस कंपार्टमेंट के अंदर कितने, और Gi नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। और Ni/Gi को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो जब हम बात करेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, तो इस Ni/Gi की वैल्यू छोटी से छोटी हो सकती है, क्योंकि आप उसके अंदर जो एलिमेंट्री सेल्स है उसका साइज छोटे से छोटा कर सकते हो। अब जितना छोटा साइज होगा कंपार्टमेंट के अंदर, उतने ही ज़्यादा एलिमेंट्री सेल्स होंगे। तो ऐसा करके क्या हो जाएगा, आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कम रह जाएंगे, और एलिमेंट्री सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। साइज़ को अगर आप छोटे से छोटा कर दो, बहुत छोटा साइज कर दिया, एक रूम है, आप रूम में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो अभी, ठीक है, उस रूम को आपने क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपने उसमें इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि उस रूम के अंदर बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें पार्टिकल्स आपको लेके जाने हैं। तो पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल तो आपके जितने हैं उतने ही हैं। अगर आप उन पार्टिकल्स से भी बहुत छोटा सेल का साइज कर दो, उनके पार्टिकल्स के नंबर से साइज का जो आपका एलिमेंट्री सेल है उसका साइज इतना छोटा कर दोगे कि जो आपके पार्टिकल्स का नंबर है वो क्या हो जाएगा, जो आपके एलिमेंट्री सेल्स का नंबर है उससे बहुत कम रह जाएगा। तो उस केस में Ni/Gi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। और इसी को हम क्या करते हैं, जब हम डिस्कशन करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को, तो यही कंडीशन लगा के हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। कि हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए रिजल्ट लगाया, निकाला, ठीक है, उसमें हमने कोई लिमिट लगा दी कि हमने कुछ बोल दिया कि भाई अगर आपके पास Ni, यही कंडीशन सपोज लगा दी कि Ni/Gi की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। जब Ni/Gi की वैल्यू 1 से छोटी है ना, बहुत छोटी है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो आपके रिजल्ट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए निकल के आए हैं वो रिजल्ट क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के साथ मैच करेंगे। अगर ये कंडीशन आप लगा दोगे तो वहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एक लिमिटिंग केस है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपके पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट से आप क्वांटम रिजल्ट्स पे नहीं जा सकते। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हैं, कुछ लिमिट लगा के एक एज ए लिमिटिंग केस आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पे पहुंच सकते हो, ठीक है। जब हम बात करेंगे, अब फर्दर हमने बोला क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और एक आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की, तो हम उसमें बोलते हैं जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और जो आपकी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी पोलराइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करती। तो पोलराइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक सेल के अंदर ऐसे दो पार्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते जिनके सभी क्वांटम नंबर्स इक्वल हों, ठीक है। तो जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो उसको फॉलो नहीं करती। तो इसका मतलब एक एलिमेंट्री सेल के अंदर आपके कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे Ni/Gi की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि अगर सेल के अंदर पार्टिकल है तो वैल्यू 0, अगर सेल के अंदर पार्टिकल है तो वैल्यू 1, और सेल के अंदर पार्टिकल नहीं है तो वैल्यू 0। क्योंकि एक सेल में ये किसकी बात कर रहे हैं हम, बोस-आइंस्टीन की कर रहे थे। तो बोस-आइंस्टीन के केस में क्या हो गया था आपके पास, बोस-आइंस्टीन के केस में कि जो Ni/Gi की वैल्यू है, Ni मतलब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सेल के अंदर कितने भी आ सकते हैं, ये पोलराइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। लेकिन जब आप बात करोगे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की, तो वो क्या करते हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स हैं आपके वो पोलराइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाता है उस केस में, एक एलिमेंट्री सेल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता। तो एक एलिमेंट्री सेल है, या तो उसमें पार्टिकल होगा या उसमें एक भी पार्टिकल नहीं होगा। तो इस केस में जब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का केस आता है तो उस केस में Ni/Gi की वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी आपकी हो सकती है। और जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को पार्टिकल फॉलो करते हैं उनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं, और जो बोस-आइंस्टीन को पार्टिकल फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बोसोन्स बोलते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे
अब आते हैं उसके ऊपर, पहले डिस्कशन करते हैं हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का जब डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, क्या होता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने का। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में आपके पास, हम अब जब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे ना, या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ेंगे, तो हम बार बार बोलेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या है, एक जैसे पार्टिकल। वो पार्टिकल कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब आप उनके बीच में अंतर नहीं बता सकते कि वो, अब कुछ पार्टिकल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पार्टिकल्स हैं। तो उसमें हम अगर प्रैक्टिकल सिस्टम की बात बोलें कि अब गैस के मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल, अब जैसे मान लो आप ऑक्सीजन गैस ले लो, उसके अंदर क्या होगा, O2 के मोलिक्यूल्स होंगे। आप कैसे बता सकते हो कि O2 मोलिक्यूल्स जो हैं, एक O2 मोलिक्यूल्स दूसरे O2 मोलिक्यूल्स से डिफरेंट है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, O2 गैस को तो हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैसी है, इसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो कंडीशन ही है कि पार्टिकल आपके डिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो हम कैसे अंतर बता सकते हैं एक O2 मॉलिक्यूल और दूसरे O2 मॉलिक्यूल में। तो वो जो हम क्या अंतर, किस तरह अंतर की जो बात कर रहे हैं, वो किस तरह के अंतर की बात कर रहे हैं कि एक O2 मॉलिक्यूल चलेगा तो उसको हम पहचान सकते हैं कि ये O2 मॉलिक्यूल्स आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब क्वांटम पार्टिकल्स की बात आती है तो हम उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में पहले भी दिया था कि अगर हम एक क्लास में आप लोगों को बिठा दिया जाए, ठीक है, और आपको चेयर्स पे बिठा दिया, एक क्लास के 20 बच्चों को हमने क्या किया, ग्रुप फोटो के लिए चेयर पे बिठा दिया, है ना। कुछ 10 बच्चे आगे बैठे हैं, 10 बच्चे पीछे बैठे हैं, तो मैं बच्चों के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। तो क्या बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि पर्टिकुलर रोल नंबर 1 यहाँ बैठा है, रोल नंबर 2 यहाँ बैठा है, क्योंकि मैं उनको पहचान पा रहा हूँ। लेकिन जब अगर मैं वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाऊँ, सपोज़ मैं 200 या 300 मीटर के डिस्टेंस पे जहाँ आप लोग बैठे हो वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊँगा कि रोल नंबर 1 कहाँ बैठा है, रोल नंबर 2 कहाँ बैठा है। मुझे ये तो दिखाई देगा कि पर यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं उस पोजीशन पे, लेकिन मैं उन बच्चों में अंतर नहीं बता सकता। यही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। उसमें भी क्या है, आपका साइज इतना छोटा हो जाता है कि आप पार्टिकल्स में डिफरेंस, उसकी ट्रेजेक्ट्री को नहीं पहचान पाते कि कौन सा मॉलिक्यूल किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कशन करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, उसी तरह का सिस्टम मान लिया कि हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम है। उस क्वांटम सिस्टम को, उस फेज को हमने क्या कर दिया, n कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और उन कंपार्टमेंट्स की आपकी एनर्जी कितनी है, U1 U2 U3 अप टू UN है। और उन कंपार्टमेंट्स में सपोज हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कितने हैं, N1 N2 Ni पार्टिकल्स हैं। N1 पहले कंपार्टमेंट में, N2 दूसरे कंपार्टमेंट में, N3 तीसरे कंपार्टमेंट में, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट फर्दर किस में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइडेड है। तो एक कंपार्टमेंट में जो, अगर आपके पास GI क्या है, नंबर ऑफ, ये यहाँ पे लिख रखा है ना, GI बी दी नंबर ऑफ सब लेवल। सब लेवल का मतलब हो गया एलिमेंट्री सेल्स ही, कि एक आपका एनर्जी स्टेट को हमने फर्दर सब एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, जिन सभी की मीन एनर्जी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, GI क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन ए कंपार्टमेंट हो गया, जिसको हम डीजनरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया। पार्टिकल्स हमारे पास कैसे हैं, इनडिस्टिंगेजेबल फ्रॉम ईच अदर हैं, कि हम उन पार्टिकल्स में अंतर नहीं बता सकते। ये हमने बता दिया कि जैसे हमारे पास हर कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास ith एनर्जी स्टेट के अंदर फर्दर कितने हैं, Ni पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये तो हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंगिजेबल हैं, ठीक है। हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, अगर आपका ith कंपार्टमेंट है तो उसके अंदर आपके पास क्या है,
GI तो एलिमेंट्री सेल्स हैं और NI पार्टिकल्स हैं, और हर कंपार्टमेंट की मीन एनर्जी कितनी है, UI मीन एनर्जी है। तो ये तो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्कस की थी, उस तरह का सिस्टम बन गया। तो अब इसमें काम क्या है हमारे पास, हमें निकालना है कि हमारे पास थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी इस सिस्टम की कितनी होगी। एक बार थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू की वैल्यू को 0 कर दिया, DNI को 0 कर दिया, समेसन UI DNI को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो हमारे पास ये तीनों जो हमने रूल्स पढ़े थे, पहले हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक अप्रोच हमारी क्या रहेगी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालेंगे किसी भी तरह की स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो इस बेसिक अप्रोच को फॉलो करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास क्या है, सपोज कुछ तो स्लोड्स हैं और कुछ बाल्स हैं, ठीक है, और उनको आपने अरेंज करना है। स्लोड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे बचपन में, अभी आपके टाइम में तो नहीं, पुराने टाइम में एक तख्ती होती थी, ठीक है, या एक आप वो लगा लो, किसी लकड़ी का आप फट्टा लगा लो, ठीक है, लकड़ी का उसको क्या बोलेंगे हम, एक वुडन पीस मान के चल लेते हैं हम। ये सिमिलर साइज के हमारे पास मान लो कुछ वुडन पीसीज हैं, उन वुडन पीसीज को हम क्या कर देंगे, अगर रख देंगे, वुडन पीसीज है हमारे पास, उन वुडन पीसीज को आप इस तरह से, पहला वुडन पीस रखा आपने, फिर यहाँ पे दूसरा वुडन पीस रखा, फिर तीसरा वुडन पीस इस तरह से लगा दिया। यहाँ पे सपोज आपका फ्लोर है ये वाला नीचे, ठीक है, उस फ्लोर के ऊपर आपने एक वुडन पीस इस तरह से रख दिया, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से, पांचवा इस तरह से। सपोज आपके पास 5 वुडन पीस थे, ठीक है। उसके बाद ये फिगर हम यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉल्स हैं, उन बॉल्स को क्या कर दिया हमने, एक बॉल को यहाँ रख दिया, एक बॉल को यहाँ रख दिया, एक बॉल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब जब इन वुडन पीसीस को हमने इस तरह से अरेंज किया तो आपके ये ब्लॉक्स टाइप बन गए ना, कि पहला ये वाला वुडन पीस और ये वाला वुडन पीस बना के मिलके एक सेल टाइप, एक आपका वॉल्यूम बना दिया, एक फिक्स उसने क्या बना दिया। जैसे मान लो जो आपकी टेबल होती है ना, टेबल में भी तो ऐसा ही होता है, आपके वो स्लैब्स बने होते हैं टेबल के अंदर, है ना, ड्रार जो बोलते हैं आप लोग, ड्रार बने होते हैं। एक ड्रार को बाहर निकालोगे उसके अंदर कुछ भी सामान रख सकते हो। वो बनता कैसे मिलके, कि एक आपने वुडन पीस ऊपर लगा दिया, एक वुडन पीस नीचे लगा दिया, अब वो वहाँ पे आप क्या बना देते हो, स्लाइडिंग बना देते हो। तो यहाँ पे ये सेल बन गया, ठीक है। जैसे आप वुडन पीसीस को इस तरह से रखोगे, या जो तख्ती, हम इस तरह से तख्ती को आप क्या करोगे, रखोगे, तो ये स्लैब्स बन जाएंगी। अब उन स्लैब्स के अंदर आपने क्या कर दिया, ये एक बॉल होगी, 2 बॉल, 3 बॉल, इस तरह से इन बॉल्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये अरेंजमेंट किसके सिमिलर बनी, कुछ भी स्टैटिस्टिक्स के सिमिलर बन गई ना, कि आपके पास सपोज 5, तो अब इसमें हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास 5 तो स्लोट्स हैं, मतलब 5 वुडन पीसीज हैं, और 3 आपके पास क्या है, डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बॉल्स हैं, उनको आपको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बस कंडीशन ये है कि तीनों बॉल एक जैसी हैं, और तीनों जो सारे के सारे आपके वुडन पीसीस होंगे ये एक जैसे होंगे, क्योंकि हम भी स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब एक आपका जो सेल बनेगा, 2 वुडन पीसीस को मिला के जो एक सेल बनेगा, उस सेल के अंदर कितनी बॉल्स आ सकती हैं ये चीज़ फिक्स नहीं है, कितनी भी आ सकती हैं बी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम अब 3 तो आपके पास क्या होगी, बॉल्स होगी, 5 स्लोट्स हो गए। अब इन 5 स्लोट्स और 3 बॉल्स को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। भैया आपके पास 10 पर्सन्स हैं, उन 10 पर्सन्स को आप किस तरह से आपस में एक लाइन में आपने उनको खड़ा कर दिया, तो उन 10 पर्सन्स की पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है, फैक्टोरियल 10 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स कितने बन गए, 3 तो आपकी बॉल्स हैं और 5 आपके स्लोट्स हैं, स्लोट्स यानी कि वुडन पीसेस। तो टोटल 8 आपके पास क्या पार्टिकल्स बन गए, और इन 8 पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, कितने मैक्सिमम पॉसिबल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास ये हैं क्या बोलते हैं, अब इस फैक्टोरियल 8 तरीके से आपने इनको अरेंज कर लिया, लेकिन अब आपके पास जो बॉल्स हैं, अब मान लो 5 आपके पास वुडन पीसीज इकट्ठे हो गए, 3 बॉल्स इकट्ठी हो गई, या 2 बॉल्स इकट्ठी हो गई, और आपके पास 4 वुडन पीसीज इकट्ठे हो गए। तो उसको जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, आपके पास 3 बॉल्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे कि दूसरी फिगर में बता रखा है,
और आपके पास और वुडन पीसेस इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो वुडन पीसेस थे उनको आपस में आप अरेंज करोगे तो उस अरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारे लिए। क्यों नहीं मतलब बनता कि हमारे पास वो वुडन पीसेस कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब जैसे सपोज आपके पास क्लास के अंदर 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं और वो लाइन में खड़े हैं और उनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हम अरेंजमेंट किस तरह की देखेंगे कि 5 लड़कों को हमने एक क्वांटिटी मान लिया, बिल्कुल एक जैसे हैं, लड़कियों को हमने क्या मान लिया, एक क्वांटिटी मान लिया, बिल्कुल एक जैसे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इस तरह से बोलेंगे कि 3 लड़के खड़े हैं, उसके बाद एक लड़की, फिर 2 लड़के, एक लड़की, ठीक है। इस तरह से हमारी अरेंजमेंट है। तो जो लड़के आपस में अरेंजमेंट चेंज भी कर लें कि पहला लड़का दूसरे की जगह पे आ जाए, दूसरा तीसरे की जगह पे आ जाए, तो उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुडन पीसेस हैं हमारे पास, तो ये वुडन पीसेस बिल्कुल इकट्ठे, इन वुडन पीसेस की जो आपस में अरेंजमेंट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस अरेंजमेंट हो जाएगी। तो 5 आपके पास वुडन पीसीज हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट भी मीनिंगलेस हो गई, और 3 बॉल्स हैं तो फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट भी क्या हो गई, मीनिंगलेस हो गई। तो अब आपके पास थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स भी टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल। तो आपके पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास किसके इक्वल होती हैं, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती हैं। और मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकलती कैसे हैं कि टोटल अरेंजमेंट को अगर हम मीनिंगलेस अरेंजमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकल जाएंगी। टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 थी, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 मीनिंगलेस अरेंजमेंट है, तो फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या निकल गई, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी निकल गई। ये सिमिलर केस हमारा यहाँ पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के केस में है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो हमने ये अरेंजमेंट ली तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि स्टार्टिंग में भी तीनों बॉल्स इकट्ठी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास एक सेल बन जाएगा उसी के अंदर आपका पार्टिकल जाके बैठ सकता है। दैट मीन्स जब तक आपका, जैसे जो ये पहली वाली अरेंजमेंट है ना, ये मार्क करिए, जो अभी ये पहले वाली अरेंजमेंट है, इसमें क्या है, पहले आपने एक स्लोड लगा दिया, फिर एक बॉल आ गई, फिर एक स्लोड आ गया, फिर एक बॉल आ गई, फिर एक स्लोड आ गया। तो मतलब जो पहली बॉल है 2 स्लोड्स के बीच में है, दैट मीन्स इट इज़ इन ए सेल, ठीक है। दूसरी बॉल भी 2 स्लोड्स के बीच में, इट इज़ इन ए सेल। अगर तीसरी बॉल भी 2 स्लोड्स के बीच में, इट इज़ इन ए सेल। लेकिन जब आप दूसरी फिगर को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली बॉल है वो क्या है, पहले स्लोड से लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट बिटवीन 2 स्लोट्स, ये एक सेल के अंदर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि आपका एटलीस्ट 2 स्लोट्स तो आपको चाहिए, 2 स्लोट्स मिलके क्या बनाएंगी, 2 सेल, एक सेल बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 5 स्लोट्स थे, तो 5 स्लोट मिलके कितने सेल बना रहे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो यहाँ पे जो हमने NI प्लस ऊपर जो 8 फैक्टोरियल लिखा ना, 8 फैक्टोरियल का मतलब तो क्या हो गया, जितने स्लोट्स हैं प्लस जितने आपके पास बॉल्स हैं। लेकिन एक्चुअली में सेल्स कितने हैं, सेल्स उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ये वैल्यू होगी। और यहाँ नीचे मीनिंगलेस में भी NI फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा GI माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए हम थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को, जो ये 1 है, इसको GI के कंपैरिजन में, जो GI माइनस 1 है यहाँ पर, इसको GI के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपके पास जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हम किसके अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मान लेंगे, जो ये वाली आपकी वैल्यू आ रही है। ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू पाई आई NI प्लस GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल। अब पाई आई क्यों किया हमने, क्योंकि जो हमने ये अरेंजमेंट लिखी थी, जो ये वाली अरेंजमेंट लिखी थी हमने, ओमेगा, जो कि ये थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये लिखी थी एक कंपार्टमेंट के लिए। लेकिन हमारे पास क्या है, इसके अंदर
भाई हमारे पास बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, के कंपार्टमेंट्स हैं, तो उन के कंपार्टमेंट्स के लिए आप थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी लिखोगे, ये हो गई पहले कंपार्टमेंट के लिए, मल्टीप्लाई विद थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे कंपार्टमेंट की, दैट मीन्स डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, W1 इंटू W2 इंटू W3 एंड सो ऑन अप टू W kth कंपार्टमेंट। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन सबको आप ऐसे किससे लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए आपका सिंबल होता है पाई का, तो पाई का मतलब हो गया इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को। पहली टर्म अगर मान लो 1 आई की वैल्यू 1 है तो n1 प्लस g1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल g1 फैक्टोरियल, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, इसका मतलब जैसे सपोज ये है पाई आई इज इक्वल टू 1 से लेकर सपोज इसकी 2 तक ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा n1 प्लस g1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 इंटू g1 और फिर मल्टीप्लाई विद n2 डिवाइडेड बाय n2 प्लस g2 और डिवाइडेड बाय यही चीज़, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n2 प्लस g2 डिवाइडेड बाय n2 इंटू g2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास फाइनली थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको हम बोल देते हैं W इज इक्वल टू पाई आई ni प्लस जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni इंटू जी आई। एक कंपार्टमेंट के लिए निकाल ली थी, अगर आपके पास के कंपार्टमेंट हैं तो सभी के कंपार्टमेंट्स के लिए उसको क्या कर देंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आई है जो आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, कहाँ से कहाँ तक रहेगी, आई इज इक्वल टू यहाँ पे नीचे क्या था, आई इज इक्वल टू के तक ये वैल्यू जाएगी और स्टार्ट कहाँ से होगी, आई इज इक्वल टू 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, तो ये बन जाएगा पाई आई 1 से लेकर के तक ni प्लस जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni बाई जी आई फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी निकाल ली इस केस के लिए। एक बार हमने थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब उसके बाद तो हमारा क्या काम है, अब यहाँ से हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमने ये थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी अपनी निकाल ली, W इज इक्वल टू पाई आई ni प्लस जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni इंटू जी आई। उसके बाद हमने क्या करना है, log W ले लेना है इसका, तो जब आप log W लोगे इसका, तो जब log W ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पर log ni प्लस जी आई फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि जो डिवाइड में वो माइनस में हो जाएगा log लेने से, माइनस log ni फैक्टोरियल माइनस log जी आई फैक्टोरियल। फिर क्या लगा देंगे, स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन, इसके ऊपर स्ट्रेलिंग फार्मूला यूज़ कर लेंगे। स्ट्रेलिंग फार्मूला क्या बोलता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो यहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करोगे तो log W किसके इक्वल हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 से k n1 प्लस g1 ni प्लस जी आई इंटू log ni प्लस जी आई माइनस ni प्लस जी आई माइनस ni log ni के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, ni माइनस जी आई log जी आई प्लस जी आई, और यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। सिंपली सोल्व करके अब ये किसके इक्वल आ गया, ni प्लस जी आई कॉमन ले लिया, log ni प्लस जी आई माइनस ni log ni माइनस जी आई log जी आई, क्योंकि ये जो आपके पास यहाँ पे ni था, ये प्लस का ni है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा किसके साथ, जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको ओपन करोगे पूरा ni प्लस जी आई को इस log ni प्लस जी आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसको क्या करोगे, इसको भी क्या करोगे, ये ni प्लस जी आई हो जाएगा, तो ये वाला ni इस वाले ni से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला आपका जो जी आई है, ये वाला जी आई ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जी आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन 3.6 के इक्वल आ जाएगी, log ni प्लस जी आई माइनस log ni dni। सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, जब आपके पास ये आ गया, ये वाली आ गई इक्वेशन 3.6 से पहले हम यहाँ पे आ गए, डी एन आई log ni प्लस जी आई माइनस डी एन आई
log ni तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, d ऑफ log w को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने d ऑफ log w को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 3.6। उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में कांस्टेंट रहेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, समेसन i इक्वल टू 1 से कि ni कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, और आपके पास dn किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन i इक्वल टू 1 से कि dn i इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम की 0 के कांस्टेंट रहेगी। अब वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है u के इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कांस्टेंट एनर्जी u के इक्वल है। दैट मीन्स u इक्वल टू n1u1 प्लस n2u2 प्लस nk uk के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एन आई इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 से कि एन आई यू आई कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको डिफ्रेंसिएशन करो, अब एनर्जी टोटल कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स डी यू 0 के इक्वल होगा, और डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन आई 1 से के यू आई डी एन आई किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब इन तीनों इक्वेशन 3.6, 3.7 और 3.8 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 3.6 जो ये हमारे पास, जो ये इक्वेशन है हमारे पास 3.6 और ये 3.7, सॉरी 3.6, 3.7 और 3.8, तो ये इक्वेशन जो 3.7 है एंड जो इक्वेशन आपके पास 3.8 है, 3.7 को तो हम माइनस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3.8 को हम क्या कर देंगे, माइनस बीटा के, जैसे कि हमने किस में किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में भी किया था। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा करने से 3.9, तीनों इक्वेशन 3.6, 3.7 और 3.6, 7 और 8 को ऐड कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3.9 आ जाएगी, log ni प्लस जी आई माइनस log ni, ये तो d log w इक्वल टू 0 से आ गया, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यू आई, और सब में dn से ni से मल्टीप्लाई तो उसको कॉमन ले लिया, वो हो गया dn इंटू डी एन आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये समेसन के अंदर जो चीज़ है ये 0 हो जाएगी। दैट मीन्स log ni प्लस जी आई माइनस log ni माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यू आई इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास log ni प्लस जी आई, और माइनस log ni था तो इसके नीचे आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन गया log, ये क्या बन गया, log ni प्लस जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू किसके आ गया, ये अल्फ़ा जो यहाँ पे था, इस अल्फ़ा को हम दूसरी साइड में ले गए, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई। ठीक है, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में, वो थी हमारे पास 1/kt, तो बीटा की वैल्यू 1/kt यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी log ni प्लस जी आई बाई एन आई, राइट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/kt, तो ये हो जाएगा यू आई बाई के टी, तो ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें एंटी लॉग ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन आई बाई जी आई बाई एन आई प्लस जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू ई, यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, लॉग हट जाएगा, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस यू आई बाई के टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे, एन आई प्लस जी आई बाई एन आई था, तो एन आई बाई एन आई तो हो गया 1, और ये क्या हो गया 1 प्लस जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा को अलग लिख लिया, ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी को अलग ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एन आई इज इक्वल टू जी आई बाई ई रेज टू पावर अल्फ़ा ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी माइनस 1, विच इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट, और या इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, अब उसके लिए यही चीज़ होती है कंटिन्यूम लिमिट के लिए, कि आपका यहाँ पे तो हमने क्या माने थे कि आपका सिस्टम कैसा मान लिया, डिस्क्रीट सिस्टम मान लिया है ना, कि पार्टी सेल्स में डिवाइड कर दिया, सेल अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन इसकी बजाय हम कंटिन्यूस सिस्टम मान लें, कि एक रेंज मान लें एनर्जी की 0 से 3, 3 के बाद 3 से 4,
कि एनर्जी आपकी डिसकंटिन्यूअस होने की बजाय कैसी है, कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दो वैल्यू आएगी, एक के बाद 1.0001 वैल्यू आएगी, फिर 1.0002 वैल्यू आएगी, इस तरह से। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूम लिमिट है तो अगर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूम लिमिट है, तो कंटिन्यूम लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, जी आई तो किसके इक्वल हो जाएगा, जी यू इंटू डी यू के इक्वल हो जाएगा। और आपके पास एन यू डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, जो एन आई था उसको हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे आपका एन आई, ये एन आई है, इस एन आई को हम क्या लिखेंगे, एन यू डी यू। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू ई डिवाइडेड बाई रेस टू पावर अल्फा ई रेस टू पावर यू बाई के टी माइनस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी फॉर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।